आज से करीब 247 साल पहले 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ। And colonized land in America. The 4th of July is a day of special celebration. कई वर्षों तक अमेरिका ब्रिटिशों का गुलाम रहा। अमेरिका को अपनी इस आज़ादी को पाने में कई बड़ी बड़ी क्रांतियों का सामना करना पड़ा। कई वर्षों के लंबी संघर्ष के बाद 1900 ईस्वी तक अमेरिका खुद को एक शक्तिशाली राष्ट्र तथा दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनाया। आज अमेरिका संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नाटो समेत कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक सदस्य है। एरिया और लैंड के हिसाब से यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। 33 करोड़ से भी अधिक आबादी के साथ यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, लेकिन इसका अधिक आबादी वाला शहर तथा फाइनेंशियल सेंटर न्यूयॉर्क सिटी है। नक्शे में इसके नॉर्थ में कनाडा तथा साउथ में मैक्सिको स्थित है। The Declaration of Independence, for me, is one of the best pieces of writing. Crown treated us. We now declare that. In 1776, you have the Continental Congress meeting in Philadelphia. क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका का खोज होता है। दोस्तों, इस वीडियो में 1492 से लेकर अमेरिका के आज़ादी यानी 1776 तक की पूरी कहानी विस्तार से समझाऊंगा, जिससे ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है दोस्तों। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया है। डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जाएंगे तो आपको एक चैप्टर्स का नाम लिखा हुआ मिलेगा। आप जहाँ से चाहें इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद अमेरिका के इतिहास का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है वो इस वीडियो में पूरी की पूरी कवर करूँगा, जिससे ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा। और रेगुलर इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। कोलंबस द्वारा अमेरिका के खोज करने के करीब 32 साल बाद 1525 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अमेरिका में मिसिसिपी नदी और मैक्सिको खाड़ी के आसपास अपनी बस्तियां स्थापित करना शुरू कर दिया। यानी फ्रांसीसियों का आगमन 1525 में अमेरिका में होने लगा। 1607 ईस्वी में जेम्स टाउन में एक वर्जीनिया कॉलोनी है, जहां पर ब्रिटिशों ने आना शुरू किया। ब्रिटिशों ने अमेरिका में सबसे पहले वर्जीनिया कॉलोनी में गए थे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। 1620 आते आते ब्रिटिशों का संख्या अमेरिका में बढ़ने लगा। कई लोग ऐसे थे जो ईसाई धर्म के थे। इनमें से कई लोग जो अपने धर्म से असहमत थे, तो उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता पाने के लिए यहाँ पर आए थे। उस वक्त अमेरिका में चेचक और खसरा नामक बीमारी अपने चरम सीमा पर थी। भोजन की कमी, बीमारी जैसी अन्य समस्याएं थी, जिससे इन ब्रिटिशों को भी उन समस्याओं को जूझना पड़ा। और साथ ही वहाँ के मूल निवासी तो इस समस्याओं से जूझ ही रहे थे। 1675 के आसपास अंग्रेजों ने मध्य अटलांटिक क्षेत्र में न्यू नीदरलैंड में डच निवासियों को हराया और उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यहाँ से दोस्तों शुरू होती उपनिवेशीकरण, यानी कब्जा करने की शुरुआत होती है 1675 से। उपनिवेशीकरण के इन शुरुआती दिनों में ब्रिटिशों को भी भोजन की कमी, बीमारी तथा अन्य समस्याएं जो अमेरिका के मूल निवासी को झेलना पड़ रहा था, इन ब्रिटिशों को भी उन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। तब फिर ब्रिटिशों ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ के मूल निवासियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि भोजन की समस्या और बीमारी की कमी उन लोगों की भी है, और जिस तरीके से वो अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज किए हैं, हम भी उनके साथ वहाँ मिल कर रहेंगे और फिर यहाँ से व्यापार की शुरुआत करेंगे। कई मामलों पर दोस्तों यहाँ के मूल निवासी और ब्रिटिश दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। यहाँ के मूल निवासियों ने ब्रिटिशों को भोजन का व्यापार करना शुरू किया और उसके बदले में ब्रिटिश उन लोगों को बंदूक, औजार तथा अन्य सामान दे दिया करते थे। यानी दोस्तों ब्रिटिशों ने यहाँ के मूल निवासियों के साथ मिलकर एक छोटा व्यापार शुरू कर दिया। यहाँ उपस्थित अमेरिकी भारतीय यानी रेड इंडियंस ने कई यहाँ के मूल निवासियों को कृषि करना सिखाया कि मक्का, फल या अन्य खाद्य पदार्थों का कृषि कैसे किया जाता है। आगे चलकर इन लोगों ने कृषि करना सीखा और कृषि करके भोजन का व्यापार ब्रिटिशों को करते थे। ब्रिटिश उनके बदले मूल निवासियों को भी औजार, बंदूक या अन्य सामान दे दिया करते थे। ये छोटा आपसी व्यापार धीरे धीरे ब्रिटिशों के साथ घुल मिल गया और बड़ा बनते गया। इनके साथ मिलकर ब्रिटिशों ने उनके कामों में या उनके व्यापारों में हाथ बटाना शुरू किया। धीरे धीरे अमेरिका में ब्रिटिशों की इज्जत बढ़ने लगी और सरकार में भी इनकी जगह मिलने लगी। जो अधिनियम लागू किए जाते थे उनमें ब्रिटिश भी अपना राय देते थे कि किस तरीके का अधिनियम इस देश में होना चाहिए। अमेरिका में अंग्रेजी सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्होंने व्यापारिकता की नीति अपनाई, जो उस समय की अन्य यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के
आर्थिक नीतियों के एकदम अनुकूल थी, सही थी। इस प्रणाली के तहत उन्होंने आयात को प्रतिबंध करने, निर्यात को बढ़ावा देने, वाणिज्य को विनियमित करने, नए प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने और मौद्रिक भंडार के रूप में कई कीमती वस्तुओं को जमा करके न्यू इंग्लैंड की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने की आशा की। यहाँ न्यू इंग्लैंड का मतलब दोस्तों ब्रिटिश नहीं, बल्कि न्यू इंग्लैंड एक अमेरिका में जगह है जहाँ अमेरिका के 6 राज्य शामिल भी थे। तो शुरुआती दिनों में ब्रिटिशों ने न्यू इंग्लैंड यानी अमेरिका के लिए ही कुछ अच्छा काम कर रहे थे ताकि धीरे धीरे वह उनके सत्ता में जगह बना पाए। बाद में इन ब्रिटिशों ने विदेशी भूमि पर कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई अमेरिका से कच्चा माल की निर्यात जो है वो विदेश में नहीं किया जाएगा। इससे दोस्तों अमेरिका के कई बागान मालिकों को अपने कच्चे माल के लिए जो उच्च कीमत मिलते थे वो बंद हो गया मिलना, क्योंकि वहाँ का निर्यात ही बंद हो गया। दूसरी तरफ जो स्थानीय व्यापारी थे और उद्योगपति थे जो विदेश में व्यापार करते थे, उन पर भी रोक लगाया गया। उन सभी जहाज़ों को बैन कर दिया गया जो विदेश में निर्यात करते थे। अब जिन व्यापारियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा दोस्तों, वो व्यापारी राजनीति में भी सक्रिय थे। तो जाहिर सी बात है वो व्यापारी जब इन लोगों के खिलाफ खड़े हुए तो यहाँ से राजनीतिक संघर्ष पैदा होती है। इस राजनीतिक संघर्ष के कारण यहाँ पर एक युद्ध देखने को मिलता है जिसका नाम है किंग फिलिप युद्ध। 1675 में शुरू हुआ। यह अमेरिका के खूनी संघर्षों में से एक है जिसे अमेरिकी रेड इंडियंस तथा यहाँ के मूल निवासी और ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ा गया। अब यहीं से दोस्तों धीरे धीरे संघर्ष बढ़ता गया जो कि अमेरिकी रिवॉल्यूशन का कारण बनता है। लेकिन मैं अभी आपको विस्तार से समझाना चाह रहा हूँ, तब आपको पता चलेगा कि क्यों अमेरिकी रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। दोस्तों आगे भी ऐसा ही संघर्ष जारी रहा, चार्ल्स प्रथम के समय भी, चार्ल्स सेकंड के समय भी, चाहे जेम्स प्रथम के समय भी। हालांकि जेम्स प्रथम ने इनमें सुधार करने की कोशिश किया, एक न्यू इंग्लैंड डोमिनियन की स्थापना कर दी, लेकिन लोगों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। 18 अप्रैल 1689 को इस डोमिनियन सरकार को लोगों ने उखाड़ फेंका। इस सिलसिला बढ़ता गया, लोगों में एक आपसी विवाद बढ़ता गया, चाहे विलियम के समय की हो चाहे मैरी के सत्ता के समय की हो। एक नया चार्टर लागू किया गया, उसे भी लोगों ने विरोध कर दिया, खत्म कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार कुछ नरम हुआ और कई सारे वस्तुओं पर कर लगाना बंद किया, लेकिन अभी भी कुछ वस्तुओं पर उन्होंने कर लगाए थे, जैसे ऊन, टोपी, गुड़। अपने व्यापार को मैनेजमेंट करने के लिए इन्होंने अधिनियम पारित कर दिया, 1733 का गुड़ अधिनियम, जो काफी निंदनीय था। इस अधिनियम के तहत उन्होंने कहा कि जो भी विदेश से गुड़ या चीनी आएगा इस देश में, उस पर भारी टैक्स लगाया जाएगा। ये सारे काम अमेरिका के विकास के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश अपने विकास के लिए कर रहे थे। इसका कारण ये हुआ कि अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हुआ, अमेरिका की अर्थव्यवस्था नीचे चली गई, जिससे लोगों को परेशानी हुई। लोगों ने तस्करी करना शुरू कर दिया, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए रिश्वत लेना शुरू कर दिया, और सीमा शुल्क अधिकारी जो थे, जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, उनको डराने धमकाने को उतारा है। लोगों के विरोध का ब्रिटिश सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 30 साल बाद 1764 में एक चीनी अधिनियम लाया गया, जिसके तहत कहा गया कि चीनी और गुड़ पर सीमा शुल्क जो लगा गया है उसको कम किया जाएगा। उस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जॉर्ज ग्रैनविल, जो 1763 से 1765 तक रहे थे। इन्होंने ही स्टंप एक्ट को लिखा था, जो नवंबर 1765 ईस्वी में पारित किया गया, जो अमेरिकी उपनिवेशों पर लगाया गया एक डायरेक्ट टैक्स था। और अमेरिका के इतिहास में पहली बार लोगों पर 1765 में डायरेक्ट टैक्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक की कहानी में दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश ने शुरुआत की थी और धीरे धीरे टैक्स पर टैक्स लगाते लगाते कितना बड़ा बन गए थे और कैसे ये रिवॉल्यूशन का रूप लेता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जरूर समझ में आएगा आपको। 1765 की इस स्टंप एक्ट के तहत सभी ऑफिशियल दस्तावेज, न्यूज़पेपर, पंचांग समेत कई पेपरों पर, यहाँ तक कि ताश के पत्तों के डेक पर भी टैक्स लगाया गया। और जो लोग अमेरिका के थे, जो सत्ता में थे, उनको सत्ता से हटा दिया गया, उनको रॉयल्टी नहीं प्रदान की जा रही थी, उनकी कोई वैल्यू नहीं बच गई थी। इस अधिनियम के जस्ट बाद सन्स ऑफ लिबर्टी की स्थापना हुई। सन्स ऑफ लिबर्टी जो अमेरिकी के कई कॉलोनियों का समूह था, जो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। स्टंप एक्ट पारित होने के बाद यह ग्रेट ब्रिटेन और 13 कॉलोनियों के बीच एक वैचारिक मतभेद शुरू हो गया। लोगों ने पब्लिक प्रोटेस्ट करना शुरू किया, वायलेंस पर उतरे। इस सन्स ऑफ लिबर्टी के लोगों ने बोस्टन में कोर्ट के रिकॉर्ड जला दिए, चीफ जस्टिस के घर को लूट लिया। दंगा इतना बढ़ा कि 21 फरवरी 1766 को स्टंप एक्ट द्वारा लगाए गए सभी कर को कैंसिल कर दिया गया। ब्रिटिशों ने यहाँ पर भी नहीं रुका। 1767 में यानी 3 साल बाद फिर एक अधिनियम लाते हैं, टाउनशिप अधिनियम, जिसमें कागज, कांच और चाय सहित कई प्रमुख वस्तुओं पर फिर से टैक्स लगाया जाता है। चाय पर टैक्स जो लगाया गया था वो असहनीय टैक्स था। ब्रिटिशों ने इस अधिनियम को सफल बनाने के लिए एक सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना की, जो इस टैक्स को कलेक्ट करने का काम करेगी। ब्रिटिशों को लगा कि लोगों को आंतरिक कर से समस्या थी, बाहरी कर से समस्या नहीं थी। कांच और चाय जो बाहर से आते हैं उस पर इन लोगों की समस्या नहीं थी। लेकिन जॉन
डिक्सन ने इसके खिलाफ तर्क दिया। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य था रेवेन्यू को बढ़ाना, हमारे देश का रेवेन्यू बढ़े, न कि आप अपने व्यापार को मैनेजमेंट करें। 1768 में कॉलोनी के लोगों ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा, लेकिन इस पत्र को राज्यपाल ने रद्द कर दिया। तब 1768 में ही बोस्टन में सीमा शुल्क अधिकारी जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे उनके खिलाफ दंगा हुआ। मजबूरन इन सीमा शुल्क अधिकारियों को भागना पड़ा। अंग्रेजी सरकार को भी मजबूरन वहां पर सैनिक तैनात करने पड़े ताकि सीमा शुल्क अधिकारियों को बचाया जा सके। 5 मार्च 1770 को बोस्टन की सड़क पर लोगों की भीड़ एक बार फिर जमा हुई। जो ब्रिटिश सैनिकों पर जो सैनिक वहां लगाए गए थे उन पर बर्फ, गोले, पत्थर और मालवा फेंकते हुए धमकी देते हुए नजर आए। अचानक एक सैनिक क्लब में एक व्यक्ति जा गिरा। सैनिक घबरा गए। सैनिकों को गोली चलाने की आदेश नहीं थी, लेकिन वो घबराकर भीड़ पर गोली चला दिया, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई। इस घटना को अमेरिकी इतिहास में बोस्टन नरसंहार के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी सरकार लोगों को शांत करने के लिए सारे टैक्स वापस ले लिए, लेकिन चाय पर अभी भी टैक्स लगाया हुआ था। चाय पर अभी भी टैक्स लगाया गया था, तो लोगों का विद्रोह पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। एक बार ब्रिटिश अपने चाय का आनंद ले रहे थे, पार्टी कर रहे थे। उस पार्टी में एक अमेरिकी आदमी भेष बदलकर चला गया। हालांकि ये अमेरिकी आदमी उनके चाय का बहिष्कार करता था, तो उस पार्टी में जब इस अमेरिकी आदमी को चाय मिला तो वो उस चाय को समुद्र में फेंक दिया, जिससे ब्रिटिश काफी गुस्सा हुए, जिससे ब्रिटिशों ने इस आदमी को पकड़कर जबरदस्ती चाय पिलाने की कोशिश की। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। 4 ऐसे अधिनियम जिन्होंने अमेरिकी क्रांति को उत्पन्न किया, जिनमें से पहला था जब ये ब्रिटिश लोग सरकार में गए, दूसरा अधिनियम जब ब्रिटिश लोगों ने कानून लागू करना शुरू किया, और तीसरा अधिनियम था बोस्टन पोर्ट अधिनियम, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि बोस्टन टी पार्टी और बोस्टन नरसंहार क्या था। और चौथा अधिनियम था कार्टरिंग एक्ट 1774 में। इस अधिनियम के तहत कहा गया कि भाई ब्रिटिशों को आप खाना दोगे और ब्रिटिश किसी के घर में जाकर रुक सकते हैं, रह सकते हैं। यही 4 अधिनियम दोस्तों अमेरिका के इतिहास में जिन्होंने सैन्य शत्रुता उत्पन्न कर दी, और यही से क्रांति की शुरुआत हुई। फरवरी 1975 में विद्रोह घोषित हो चुका था और ब्रिटिशों को निहत्था करने, उनको नेताओं को गिरफ्तार करने का आदेश मिलने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप 19 अप्रैल 1775 को लेगिस्टन और कॉनकॉर्ड की लड़ाई शुरू होती है। इसी लड़ाई को अमेरिकी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। कई सारे देशभक्तों ने बोस्टन को घेराबंदी की, सभी उपनिवेशिक अधिकारियों को मार भगाया, उनको निष्कासित कर दिया। इस समय सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे पैट्रियट मिलिशिया। इनके इस बहादुरी के कारण इन्हें कमांडर इन चीफ बनाया गया। 1775 की सर्दियों में जनरल बेनेडिक्ट आर्नोल्ड और रिचर्ड मॉन्टेगोमरी के नेतृत्व में उत्तर पूर्वी क्यूबेक पर आक्रमण किया, जिससे वहां सहानुभूतिपूर्ण उपनिवेशवादियों को एकजुट करने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों द्वारा किया गया हमला में उल्टे अमेरिकी लोगों मारे गए, पकड़े गए और उनको वहां से भगा दिया गया। लेकिन मार्च 1776 में महाद्वीपीय सेना ने अंग्रेजों को बोस्टन खाली करने के लिए मजबूर किया, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन नई सेना के कमांडर थे। क्रांतिकारियों ने अब सभी 13 उपनिवेशों पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया और स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए तैयार थे। यहाँ 13 उपनिवेश मतलब दोस्तों 13 कॉलोनी जिस पर ब्रिटिश राज कर रहे थे, उसको अब इन लोगों ने आज़ाद कर दिया था। यानी जॉर्ज वाशिंगटन जिस समय सेना कमांडर थे, उस समय इन सेनाओं ने इन 13 कॉलोनियों को आज़ाद कर लिया। स्वतंत्रता की घोषणा के लिए अभी तैयार थे। लेकिन अभी भी कई ऐसे जगह थे जहाँ ब्रिटिश कब्जा किया हुआ था, लेकिन जुलाई 1776 तक यह पूरी तरीके से खत्म हो गया और सभी शाही अधिकारी भाग गए। अप्रैल 1776 में स्वतंत्रता को प्रस्ताव को लेकर संसद में बहुत बहस छिड़ी और इस बहस के बाद 2 जुलाई 1776 को मतदान हुआ। मतदान के बाद 4 जुलाई 1776 को इसे सर्वसम्मति से अपनाया गया और अमेरिका को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया गया।